के बूथ क्रमांक 126, बोदला, राजनांदगांव के पुराना ढाबा, टांका पारा में ईवीएम मशीनें बंद थी, जिसके चलते मतदाताओं को देर तक इंतजार भी करना पड़ा। 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग छत्तीसगढ़ में इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग नक्सलियों के खौफ से ना डरते हुए अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बता दें 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 19 सीटें अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं, लेकिन बता दें एक सीट राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। और पुराना 2018 का चुनाव हम देखें तो दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले में विधायक की मौत के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। बता दें 20 सीटों पर 233 प्रत्याशी मैदान में हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैठ भी शामिल है। 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और इस बार 40,78,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरह से आज आपके छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान है, बहुत ही उत्साह का माहौल, लोकतंत्र पर्व है और आप वहीं पर हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है, कैसी तस्वीर है। हमारे दर्शकों को हम बताने चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि किस तरह का माहौल है पहला, क्योंकि जिस तरह से मतदान करने के लिए लोग सुबह से कतारों में हैं, बहुत ही उत्साहपूर्वक, क्योंकि एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में वहां का माहौल देखने की हम सभी को बहुत उत्सुकता है। कृपया बताइए आप। बिल्कुल, देखिए सनीता, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान आज से शुरू हुआ है। मतलब आज 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो रहा है। देखिए इसको लेकर चुनाव आयोग एवं प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, कोई भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था न हो। देखिए प्रथम चरण के मतदान में बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 12 विधानसभा सीट के साथ साथ दुर्ग संभाग के राजनांदगांव क्षेत्र के 8 विधानसभा सीट में मतदान हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। और दूसरी तरफ बात करें तो जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का प्रथम चरण का मतदान होते हैं वो किसी चुनौतियां से कम नहीं रहती, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र, सुकमा जैसे क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र जैसे क्षेत्र में लोग सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र तक पहुंचकर लंबी लंबी कतारें लग गई है। और वर्तमान स्थिति की बात करूं तो 12 सीटों, टोटल 20 विधानसभा सीटों में अब तक 9:30 बजे के आंकड़े में बताऊं तो 9% मतदान हुए हैं। सबसे कम, थोड़ा सा चिंताजनक बात करें तो सुकमा क्षेत्र में सबसे कम आंकड़ा आ रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज है तो कोंटा में 4% है और आपके राजनांदगांव में 5% है, जबकि सबसे कम नारायणपुर जगदलपुर चित्रकूट में 2%। मनमोहन आपसे जो मतदान प्रतिशत आ रहा है। मनमोहन, आपसे पूछना चाहेंगे कि सुकमा की बात आपने कही तो वहां पर टोडा मरका में जो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है मतदान के पहले ही, जिस तरह से ये जो उन्होंने हरकत करी है, तो क्या और इस तरह का माहौल वहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए सनीता, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, छूट-फूट घटनाएं होंगी और इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने और स्थानीय जिला प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनौतियां तब हो जाती है जब आप अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र में अपने मतदान दल को भेजते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल जाता है, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराता है और वहां से मतदान दल की वापसी जिला मुख्यालय में। ये सबसे बड़ी चुनौतियां होती है। लेकिन हमेशा जो छूट-फूट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो आज का जो स्थिति दिख रहा है, सबसे अच्छी खबर यह है कि जो नए वोटर्स हैं उनमें काफी उत्सुकता देखी जा रही है। देखिए सनीता, हमने कुछ मतदाताओं से बात की। जो नए वोटर्स हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं
और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो छत्तीसगढ़ 2 दिन पहले ही पहुंचे हैं। अपने जो गृह ग्राम है वो 2 दिन पहले ही पहुंचे। मतलब लोगों में उत्सुकता है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में सब हिस्सा लेना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में एक जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो अच्छे जनप्रतिनिधि का महापर्व है। और लोकतंत्र के महापर्व में छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 9:30-10 बजे तक 9% वोट पूरे संभाग में हुए हैं, पूरे विधानसभा सीटों में हुई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब दिन चढ़ेगा और दोपहर के बाद मतदाताओं में कितनी उत्सुकता आती है और वोटिंग परसेंटेज कितने होते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के पास, स्थानीय जिला प्रशासन के पास, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच चुनाव संपन्न हो रहा है। सरिता, निश्चित रूप से मनमोहन, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार का मतदान कितना, मतलब उसमें उत्साह तो आप बता ही रहे हैं कि भारी उत्साह है, पर अगर हम पीछे जाएं 2018 की बात करें तो क्या मतलब क्या डिफरेंस है, क्या 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में क्या आप बहुत मुश्किल मतलब कहना यह है कि किस तरह से आप साफ तौर पे स्थिति देखते हैं कि 2018 का चुनाव और 2000 के चुनाव में क्या खास बात है जो इस बार विशेष रूप से देखने को मिल रही है? सनिशा, सबसे पहले मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूंगा। 2018 की बात करें और वर्तमान में 2023 की बात करें। 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र के महज 60-65% मतदान हुए थे, मतलब चिंताजनक स्थिति थी। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो सुबह से जो तस्वीर देखने को मिल रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां चुनाव संपन्न कराना किसी चुनौतियां से कम नहीं है, उस क्षेत्र में सुबह से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, नए मतदाता पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो वृद्ध लोग हैं जिनकी आयु काफी हो चुकी है वो भी सुबह से मतदान केंद्र में पहुंचकर डटे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो देखने को मिल रही है, यह साफ जाहिर होता है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाता काफी उत्सुक है, काफी उत्साह है और एक त्योहार के रूप में वो इसे समझ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी, मतदाताओं को एक तरीके से उन्हें प्रेरित किया गया था, जागरूक किया गया था, प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर किया गया था, तो उसका असर भी देखा जा रहा है। उसके असर में मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। 2018 में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की मुकाबला हुई थी, उस समय वोटिंग परसेंटेज हुई थी, लेकिन उस लिहाज से नहीं हुआ था। लेकिन अब हमने जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, हालांकि 9 बजे तक का आंकड़ा हमने बताए थे, अब 11 बजे का आंकड़ा जैसे ही आएगा न्यूज वर्ल्ड दर्शकों को अपडेट करेगा। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से जो तस्वीर देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, लोकतंत्र के महापर्व में सब हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ कर, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही और शांतिपूर्ण ढंग से बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव क्षेत्र में मतदान संपन्न होंगे। बिल्कुल ठीक कहा मनमोहन कि इस बार जैसे कि हम बात कर रहे हैं वोट, क्योंकि आज पहले चरण में मतदान हो रहा है मनमोहन, और आपने जैसे कि बताया है कि ज्यादा प्रतिशत रहेगा अगर तुलनात्मक रूप से 2018 के। चलिए थोड़ी बात करेंगे हम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तो कह रहे हैं, अभी हमने उनको सुना कि 14 से 15 20 में से 14 से 15 सीटों पर भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, और उधर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जीत हमारी है। तो दोनों अपने अपनी ताल ठोक रहे हैं, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। मनमोहन, क्या जो माहौल है आपका धरातल पे, जमीनी स्तर पे, आप वहां पर हैं, किस तरह का इन बातों में सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए सनिशा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन इस बार हमने देखा है चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस विलंब से, जिस लेट लतीफी से चुनाव का घोषणा पत्र का ऐलान किया, जारी किया, उससे थोड़ा सा मतदाताओं को समझने परखने के लिए समय नहीं मिला। भाजपा ने भी कई सारे दावे किए हैं, भाजपा ने भी कई सारे वादे किए हैं घोषणा पत्र में, लेकिन मैं धरातल की बात करूं सनिता, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कर्ज माफी का ऐलान किया, धान की जो राशि देने की बात कर रही है, धान खरीदी की करने की बात
जो घोषणा पत्र में उन्होंने दावे किए हैं, इसके साथ साथ सभी सरकारी स्कूलों में स्कूलों को आत्मानंद के तर्ज पर संचालित करने की बात हो, या फिर महिला समूहों की कर्ज माफी की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ में जो लोगों को अन्य तरीके से 700 रीपा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना है गौठान योजना। गौठान योजना में एक तरीके से जो गोबर की खरीदी होती हो, या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए रीपा का गठन किया गया है। रीपा में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो रीपा को और बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में और 700 रीपा सेंटर खोले जाएंगे, ये घोषणा पत्र में जारी किया गया है। और तमाम तरह के जो घोषणा पत्र में जो बिंदुओं को अंकित किया गया है, और हम एक बात बताएं सरिता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए जितने भी योजनाएं संचालित किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में हम उस बात को करेंगे तो शहरी क्षेत्र के लोग बिल्कुल नकार देते हैं कि जो भी विकास हुए हैं, जो भी योजनाएं संचालित हुई है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके कार्यकाल में जितने भी विकास के कार्य हैं, जितने भी योजनाएं संचालित किया है किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी ने भी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी का भी लोक लुभावने वादे हैं, फिर से कैलेंडर पर दांव खेलने की बात हुई है, कैलेंडर पर लोगों को लुभावने की बात हुई है। लेकिन जनता दोनों राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र को अच्छी से परखेगी, अच्छी से सोचेगी, समझेगी, फिर मतदान करेगी। लेकिन समय बहुत कम मिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रचार प्रसार की हो या मतदाताओं को समझने की बात करें। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस दमदारी के साथ, जिस तूफान प्रचार करती दिखी, वो प्रचार अब बिल्कुल नहीं दिखी। और लोगों में निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में ही अपनी जो झुकाव है वो देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां की पब्लिक, जहां की मतदाता, जहां की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों पर ही अपनी भरोसा करती है। अगर आम आदमी पार्टी ने इस बार दखल डालने की कोशिश की है, यहाँ पर इतना दमदारी भी प्रस्तुत किया है, तो इतना खेल कांग्रेस और भाजपा का नहीं बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी। हाँ, इतना जरूर है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कई सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। मनमोहन, जैसे कि आप बता रहे हैं, हाँ, निश्चित रूप से कि अगर हम बात कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के दो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं के बीच चुनाव देखा जा रहा है। पर आम आदमी पार्टी, बसपा और ये अगर हम चुनाव की बात करें 2018 की, मनमोहन, तो 68 सीटें जीती थी 90 में से कांग्रेस ने, और 15 सीटें भाजपा के खाते में आई थी और 2 बसपा के इसमें आई थी। पर इस बार के इसमें मतलब जिस तरह का जो समीकरण बैठ रहा है मनमोहन, तो क्या माहौल है, क्या प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उन्होंने अपना मतदान कर दिया है? क्या वापस मतदान के बाद वे लोगों को और मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए फिर से मैदान में है या नहीं आज के दिन? सनिका, 20 सीटों पर मतदान हो रहे हैं आज, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, प्रियंका गांधी पहुंच रही है छत्तीसगढ़। दूसरे चरण के मतदान के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एड़ी चोटी एक करके अपनी पुनः सरकार बनाने के लिए बिल्कुल दमखम के साथ प्रचार कर रही है। मतदान के परसेंटेज में पता चलेगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कई सीटों पर 3 बजे तक मतदान होंगे, कई सीटों पर 5 बजे तक मतदान होंगे। जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 3 बजे तक मतदान होंगे, क्योंकि जो मतदान दल गई है उसे भी सकुशल वापस जिला मुख्यालय लाना है। यह चुनौतियां हैं प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए। लेकिन चुनाव आयोग और प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारियां की है, उनका दावा है कि इस बार कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जाएगा। नक्सलियों ने तो अपना विरोध प्रदर्शन किया है, चुनाव आती है नक्सली अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहते हैं, बैनर पर्चे फेंकते हैं, ग्रामीणों को उकसाने का प्रयास करते हैं कि मतदान न करें। लेकिन ग्रामीणों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है, काफी उत्साह का वातावरण है, और ग्रामीण जो मतदाता हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आतुर हैं, बेताब हैं, और काफी उत्सुकता उनमें देखी जा रही है। जी मनमोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।